हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंचल धायल ट्राइडियम एकेडमी में एक बार फिर आप लोगों के सामने हूँ। मुझे मालूम है नाराज हो तुम लोग, क्योंकि मैं बहुत दिनों से नहीं आया था तुम लोगों के सामने। काफी टाइम बाद आ रहा है मेरा वीडियो। मैं थोड़ा कुछ ऐसे कामों में उलझा हुआ था कि बहुत ही ज्यादा बिजी हो गया था। मैं क्या बताऊँ, चलो इन बातों में कोई आना जानी नहीं है। ठीक है, मैं बिजी था। आगे के क्लासेस को हम कोशिश करेंगे कि मेरे वीडियोज में एक दिन से ज्यादा का गैप ना आए। चलिए, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले जिसने अब तक पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, बेटा आई बटन पे क्लिक करके देख लेना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम आज के लेक्चर को। तो बेटा इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं ऊष्मीय चालन या हीट कंडक्शन, कि हीट एक जगह से दूसरी जगह चालन के थ्रू या कंडक्शन के थ्रू किसी माध्यम से होती हुई निकलती है, किसी मीडियम से होती हुई निकलती है। तो उसमें हमने मीडियम के सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, हमने मीडियम का थर्मल रेजिस्टेंस, हमने मीडियम की थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में अच्छी तरीके से हर चीज खोल खोल के पढ़ ली थी। आज हम ऊष्मा स्थानांतरण, ऊष्मा संचरण या हीट ट्रांसफर की दूसरे तरीके पे आएंगे। दूसरा तरीका जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग भी है, तो इसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो इस लेक्चर में मेरे साथ बने रहिए, एकदम वर्ड टू वर्ड एक चीज को ध्यान से समझिए, हर एक चीज को, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। याद रखना, इसको अपन क्या करेंगे, इसको हम ये लोग जो मैं आपको ये समझा रहा हूं, इसको आप लोग लिखेंगे साथ के साथ में। जहां भी मैं बोलूं वहां वीडियो को पॉज करके आप लिख लेंगे और बाकी तुम समझदार हुए। स्टार्ट करते हैं। ऊष्मीय विकिरण या थर्मल रेडिएशन या हीट रेडिएशन क्या होता है बेटा? जब हीट को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई मीडियम नहीं मिलता, तब हीट कैसे निकलती है? जैसे सूरज से जो गर्मी हम तक पहुंच रही है, सूरज से जो हीट हम तक पहुंच रही है, उसे तो कोई मीडियम नहीं मिलता, क्योंकि सूरज और धरती के बीच में तो पूरी की पूरी क्या है, वैक्यूम है, निर्वात है। फिर भी हीट हम तक पहुंचती है। कैसे पहुंचती है? हीट रेडिएशंस या ऊष्मीय विकिरण तरंगों की तरीके से, मतलब हीट आपकी वेव बनाकर चलती है। तो ये जो वेव होती हैं, ये क्या कहलाती हैं बेटा? हीट रेडिएशंस या ऊष्मीय विकिरण। अब ये ऊष्मीय विकिरणों की बात करें तो इनके बारे में कुछ बातें जो हमें पहले पता होनी चाहिए, वो ये कि ऊष्मीय विकिरण या हीट रेडिएशंस कोई अलग तरह के रेडिएशंस नहीं है। ये वही चिर परिचित इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ये विद्युत चुंबकीय तरंगे ही होती हैं, उन्हीं के स्पेक्ट्रम में ये हमें मिलती हैं। दूसरी चीज, हीट रेडिएशंस की स्पीड वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड के बराबर होती है। लाइट वाली सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। तीसरी चीज, हीट रेडिएशंस प्रकाशिकी के यानी ऑप्टिक्स के सभी रूल को फॉलो करती है। सभी नियम, परावर्तन, अपवर्तन, सारे नियमों का ये पालन करती है, सारे रूल्स, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एक्स वाई जेड, सब कुछ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज की हीट रेडिएशंस से जो गर्मी हम तक पहुंचती है या किसी भी चीज तक पहुंचती है, वो सबसे फास्टेस्ट तरीका है, उससे तेज कोई तरीका नहीं है। यानी हीट रेडिएशन इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट रेडिएशन या ऊष्मीय विकिरण ऊष्मा संचरण की सबसे तेज विधि है। और सबसे धीरे कौन सी है? जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी, चालन या कंडक्शन। ठीक है, चलिए ये बातें कुछ समझ में आई आपको? अब हम इन रेडिएशंस के बारे में कुछ बेसिक बातें समझेंगे। हीट रेडिएशंस में सबसे पहली थ्योरी जो इसे समझाने के लिए काम में ली जाती है, वो ली जाती है प्रिवोस्ट की थ्योरी। प्रिवोस्ट एक वैज्ञानिक था जिसने बड़ी ही शानदार सी थ्योरी दी थी इस हीट रेडिएशंस के लिए। प्रिवोस्ट ने क्या कहा था? प्रिवोस्ट ने कहा था, अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर T 0 केल्विन से ज्यादा है, यानी अगर किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है, तो अगर प्रिवोस्ट की थ्योरी की माने तो उसमें से लगातार ऊष्मीय विकिरण यानी हीट रेडिएशंस निकलेंगे। उसको हम बोल देते हैं Q1 हीट निकल रही है, मान लो इसमें से रेडिएशंस के तरीके से, रेडिएशन के फॉर्म में। ठीक है, और दूसरी थ्योरी में इसी प्रिवोस्ट ने दूसरी लाइन में क्या कहा? दूसरी लाइन में कहा कि और साथ साथ में ये हीट को अवशोषित यानी एब्जॉर्ब भी करेगी। मान लेते हैं इसने Q2 हीट को एब्जॉर्ब किया। तो प्रिवोस्ट की पहली थ्योरी बड़ी सिंपल सी है। वो क्या कहती है कि कोई भी बॉडी का टेम्परेचर यदि 0 केल्विन से ज्यादा है, तो वो लगातार हीट निकालती रहेगी और हीट सोखती भी रहेगी, एब्जॉर्ब भी करती रहेगी। अब यहां पर क्या होता है कि मैं इसको समझाता हूं कि ऐसा कैसे होगा। आप लोगों को, जैसे ये मार्कर है, इसमें से भी हीट निकल रही है इस समय, और ये साथ साथ में हीट को एब्जॉर्ब भी कर रहा है। ये बोर्ड है, इसमें से भी लगातार हीट रेडिएशन निकल रही है और ये साथ साथ में हीट को एब्जॉर्ब भी कर रहा है, सोख भी रहा है। तो ऐसा कैसे होता है, इसको आप ध्यान से समझेंगे। देखें, मान लेते हैं कमरा है बेटा, इस कमरे के अंदर एक गोला रखा हुआ है। इस गोले का टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस है और वातावरण यानी अगल बगल का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। अब क्या होता है, हम लोगों ने ये पढ़ा है
कि साहब इसमें से हीट निकलेगी और इसमें जाएगी। कब तक जाएगी? जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता। यही पढ़ा आप लोगों ने। अब मैं इसको प्रीवोस्ट की भाषा में समझाता हूं। प्रीवोस्ट ये कहता है कि इसमें से लगातार हीट निकलेगी Q1, ठीक है, और साथ साथ में ये लगातार हीट को एब्जॉर्ब भी करेगा। कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा? Q2। पूरा ये दोनों काम हमेशा चलते रहेंगे। अब क्योंकि इसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो इसमें से निकलने वाली जो हीट है वो इसके द्वारा ली गई जो हीट है, एब्जॉर्ब की गई जो हीट है यानी Q2, उससे ज्यादा होगी। तो यानी कि ये जो हीट ले रहा है वो कम है और जो हीट दे रहा है वो ज्यादा है, तो इसीलिए ओवरऑल इसका टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। अब क्या होता है कि मान लीजिए टेम्परेचर कम होते होते हम बीच में कहीं पहुंच जाते हैं। कमरे को हम मान लेते हैं कि कमरे की टेम्परेचर को 30 डिग्री सेल्सियस ही रहना है, चेंज नहीं होगा। अब मान लेते हैं कि ये जो गोला है ठंडा होते होते 40 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। तो 40 डिग्री सेल्सियस पे आ गया तो क्या होगा? अभी भी इसके अंदर से हीट निकल रही है और अभी भी ये हीट को सोख रहा है। अभी भी इसकी, क्योंकि इसका टेम्परेचर वातावरण से कम है, तो अभी भी इसमें से निकलने वाली हीट ज्यादा है और इसके द्वारा एब्जॉर्ब की गई हीट कम है। जैसे 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 ठंडा होता जाता है, इसमें से निकलने वाली हीट की वैल्यू कम होती जाती है, ठीक है। और अब ये पहुंच गया 30 डिग्री सेल्सियस पे, कमरे के बराबर टेम्परेचर पे। अब क्या होगा? अब हम जानते हैं कि इसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, तो हमें लगता है कि अब इसमें से कुछ हीट नहीं निकल रही। बिल्कुल गलत। इसमें से अब भी हीट निकल रही है और ये अब भी हीट ले रहा है, लेकिन क्योंकि अब इसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो इसमें से निकलने वाली हीट और इसके द्वारा एब्जॉर्ब की गई हीट बराबर हो गई, तो इसलिए इसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। ये बात समझ में आई? यानी शुरुआत में इसमें से निकल रही थी वो हीट ज्यादा थी, कम होते 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 ये रूम टेम्परेचर के बराबर आ गया। अब जितनी निकल रही है उतनी ही ये वापस ले रहा है, तो टोटल सारा का सारा सिस्टम बैलेंस में हो गया। तो प्रीवोस्ट ये कहता है कि 0 केल्विन से ऊपर कोई भी बॉडी हो तो उसमें से लगातार हीट रेडिएशन निकलेंगे भी और वो हीट रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी करेगा, अवशोषित भी करेगा। तो ये प्रीवोस्ट की थ्योरी का पहला रूल था। अब प्रीवोस्ट की थ्योरी के दूसरे रूल पे चलते हैं। दूसरा रूल बड़ी सिंपल सी बात कहता है, कोई खास बातें नहीं कहता। दूसरा रूल कहता है कि अगर किसी बॉडी में से, किसी बॉडी का टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है तो उसमें से जो निकलने वाली हीट है, जैसे ये बॉडी है, इसका टेम्परेचर मान लेते हैं 70 डिग्री सेल्सियस है, इसमें से Q1 हीट निकल रही है। कितनी हीट निकल रही है? Q1। तो प्रीवोस्ट बड़ी सीधी सी बात कहता है कि इस बॉडी का अगर एरिया, या सिंपल सी बात है, इस बॉडी में से जो निकलने वाली हीट Q1 है, ये किस किस चीज पे डिपेंड करेगी? ध्यान से सुनना, ये डिपेंड करेगी बॉडी के टेम्परेचर पे, यानी 70 डिग्री सेल्सियस पे। इसको मतलब ही नहीं है कि वातावरण का टेम्परेचर कितना है। इसमें से जो हीट निकल रही है इसको वातावरण के टेम्परेचर से मतलब नहीं है, चाहे 30 हो चाहे 40 हो, कुछ भी हो, XYZ, कोई मतलब नहीं है इसको। यानी कि किसी भी बॉडी में से निकलने वाली हीट किस पे डिपेंड करेगी? केवल और केवल बॉडी के टेम्परेचर पे। और दूसरी चीज कि बॉडी का नेचर कैसा है, इसका सरफेस कैसा है, स्मूथ है या रफ है, उस पर डिपेंड करेगी। तो सरफेस पे डिपेंड करेगी। इन दो चीजों पर ही ये हीट डिपेंड करेगी, ठीक है। तीसरी लाइन जो प्रीवोस्ट कहता है वो ये कहता है कि बॉडी जो हीट को एब्जॉर्ब कर रही है, बॉडी जिस हीट को सोख रही है, वो वाली हीट यानी Q2, ये केवल और केवल किस पे डिपेंड करेगी? ये केवल और केवल वातावरण के टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। इसको मतलब नहीं बॉडी का टेम्परेचर कितना है। तो यानी इससे आपको क्लियर हुआ कि बॉडी में से जो हीट निकल रही है वो किस पे डिपेंड करेगी? सिर्फ बॉडी के टेम्परेचर पे। और बॉडी जो हीट सोख रही है वो किस पे डिपेंड करेगी? सिर्फ वातावरण के टेम्परेचर पे। उसका बॉडी के टेम्परेचर से कोई संबंध नहीं है। तो Q2 यहां पर सिर्फ 30 डिग्री सेल्सियस जो कि कमरे का टेम्परेचर है उस पर डिपेंड करेगी। और दूसरी जो आपकी ये Q2 है ये सरफेस पे भी डिपेंड करेगी कि ये बॉडी का सरफेस कैसा है, रफ है या स्मूथ है। सरफेस पे तो दोनों ही डिपेंड कर रही है, लेकिन टेम्परेचर वाला खेल है। एक तो सिर्फ बॉडी के टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है और एक सिर्फ वातावरण के टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। तो प्रीवोस्ट की थ्योरी की ये 3 लाइनें हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। नहीं समझ में आई तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना, इसको और अच्छे से समझा दूंगा मैं आपको। अब हम प्रीवोस्ट की थ्योरी से आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं ऊष्मीय रेडिएशन के अगले हिस्से पर। उसके अंदर क्या आता है देखें। अगला हिस्सा क्या कहता है कि मान लीजिए कोई बॉडी है, इसका टेम्परेचर है T, ठीक है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर मान लेते हैं T0 है, वातावरण अगल बगल का। अब मान लीजिए कि इसके ऊपर आपने कुछ रेडिएशंस डाली। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि हमने इसको 100 जूल की हीट दी। कितने जूल की? 100 जूल की।
अब बेटा इस 100 जूल की हीट में से कुछ हीट को तो ये अपने पास रख लेगा, अवशोषित कर लेगा, उसको हम बोलेंगे QA। ठीक है, मान लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने इस QA की जगह हमने इसको ले लिया कि इसने 20 जूल की हीट तो अपने पास रख ली। अब मैंने जैसा बताया कि ये ऊष्मीय विकिरण जो इसके ऊपर गिर रहे हैं, ये हीट रेडिएशन जो इसके ऊपर गिर रही हैं, ये ऑप्टिक्स के सारे रूल फॉलो करेगी। तो रूल फॉलो करोगी तो इसमें से कुछ रिफ्लेक्ट होकर बाहर निकल जाएंगे, कुछ रिफ्लेक्ट होकर बाहर निकल जाएगी, इसको हम बोलेंगे QR। ठीक है, परावर्तित होकर निकल गई। तो ये मान लेते हैं कि जो परावर्तित होकर निकल गई वो थी 50 जूल, 50 जूल इसमें से परावर्तित हो गई। ठीक है, और क्या होता है कि कुछ इसके आर पार निकल जाती हैं, जो इसके आर पार निकल जाती हैं उसको हम बोलते हैं ट्रांसमिटेड या पारगमित। मान लेते हैं कि बची कितनी बेटा, 100 जूल तुमने भेजी थी, 20 जूल इसने रख ली, 50 जूल वहां चली गई, तो 30 जूल बच गई, वो 30 जूल इसके आर पार निकल गई, यानी इसमें से ट्रांसमिट हो गई, इसमें से पारगमित हो गई। तो जब भी किसी बॉडी पे हीट रेडिएशंस गिरते हैं तो वो कुछ हिस्सा तो उसका अवशोषित कर लेती है, कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट कर देती है और कुछ हिस्सा ट्रांसमिट कर देती है। तो बेटा जो हीट तुमने भेजी थी, जो हीट यानी 100 जूल तुमने भेजी थी, वो किस किस पे डिपेंड करेगी, जितनी इसने अपने पास रख ली, जितनी इसने अवशोषित कर ली, एब्जॉर्ब कर ली, मान लेते हैं QA, प्लस जितनी इसने रिफ्लेक्ट कर दी, जितनी इसने परावर्तित कर दी तो परावर्तित वाली को QR, और जितनी इसने ट्रांसमिट कर दी जो इसके आर पार निकल गई QT। यह आया समझ में भाई, जितनी हीट तुमने भेजी थी ये इसने रख ली, ये इसने रिफ्लेक्ट कर दी और ये इसमें से ट्रांसमिट हो गई। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को Q से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या बनेगा, एक Q को Q से डिवाइड किया, Q1/Q प्लस QR बटे Q प्लस Q2 QT/Q। कोई डाउट? ये जो चीज है इसे हम क्या बोलते हैं, यानी कि QA/Q को हम बोलते हैं A। अब ये A क्या है बच्चा, ये A है आपकी एब्जॉर्प्टिव पावर। कौन सी पावर? एब्जॉर्प्टिव पावर, हिंदी में इसे बोलते हैं अवशोषण क्षमता। तो एब्जॉर्प्टिव पावर क्या है? एब्जॉर्प्टिव पावर है रेशियो, अनुपात, किस किस का, जितनी हीट इसने एब्जॉर्ब कर ली और जितनी हमने इसे दी थी उसका अनुपात क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्टिव पावर। क्या एब्जॉर्प्टिव पावर की कोई यूनिट होगी? बिल्कुल नहीं होगी। ये भी हीट है, ये भी हीट है, हीट को हीट से डिवाइड कर रहे हो तो भैया कैसी यूनिट? तो ये मात्रक रहित है, यूनिट लेस है, आपकी अवशोषण क्षमता यूनिट लेस है, यूनिट लेस और साथ साथ में डायमेंशन लेस, इसकी कोई विमा भी नहीं होती। तो ये यूनिट लेस है और डायमेंशन लेस है। ये बात समझ में आई? फिर हम दूसरे वाले पे चलते हैं, QR। ठीक है, इस QR वाले को हम क्या बोलेंगे, यानी कि यहां लिख देते हैं इसको कि QR और Q का अनुपात, यानी जितनी हीट इसने रिफ्लेक्ट कर दी और जितनी हीट तुमने इसको दी थी उसको हम क्या बोलते हैं, R, छोटा r। ये छोटे वाला r क्या कहलाता है बेटा? ये छोटे वाला r कहलाता है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, इसको आप हिंदी में कह सकते हैं परावर्तन गुणांक। कौन सा गुणांक? परावर्तन गुणांक। अगेन इसकी भी कोई यूनिट या कोई डायमेंशन नहीं होगी। तीसरा जो बच गया QT वाला, पारगमित, तो QT और Q के अनुपात को, यानी जितनी हीट तुमने दी और जितनी इसके पार निकल गई उसका रेशियो क्या कहलाता है, उसको हम नाम दे देते हैं T। और बेटे इस T को क्या बोलते हैं बच्चों? इस T को हम बोलते हैं पारगमन गुणांक, ट्रांसमिटिविटी, ट्रांसमिटी कोफिशिएंट कह दो या ट्रांसमिटिविटी कह दो, एक ही बात है। ठीक है, अब मजे की बात देखना, यहां से एक तो हमारे पास ये है, एक हमारे पास ये है और एक ये है। तो अगर मैं इन सबको वहां पे रखूं तो आप ये कह सकते हैं कि किसी भी बॉडी की एब्जॉर्प्टिव पावर प्लस किसी भी बॉडी क्या रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट या रिफ्लेक्टिव पावर
प्लस किसी भी बॉडी की ट्रांसमिटिव पावर या ट्रांसमिटिव कोफिशिएंट, ठीक है, किसी भी बॉडी की अवशोषण क्षमता, किसी भी बॉडी की परावर्तन क्षमता और किसी भी बॉडी की पारगमन क्षमता का टोटल का योग हमेशा कितना आएगा बेटा? 1 आएगा। तो अगर हमें इन तीनों में से कोई 2 की वैल्यू मालूम है तो तीसरे की वैल्यू निकाली जा सकती है। कोई डाउट यहां तक? अब इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा? इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये अवशोषण क्षमता, एब्जॉर्प्शन पावर, ठीक है, कोई बॉडी कितना एब्जॉर्ब कर सकती है, जो आपने उसको दिया उसमें से कितना एब्जॉर्ब कर सकती है। तो हम इस एब्जॉर्प्शन पावर पर ही थोड़ा बड़ा खेल खेलते हैं। देखिए, एब्जॉर्प्शन पावर अगर हमें मालूम है, किसी बॉडी की अवशोषण क्षमता अगर हमें मालूम है, तो हमें क्या पता है? आप कह रहे हैं कि QA बटे Q की वैल्यू कितनी है बच्चों? A एब्जॉर्प्शन पावर, ठीक है। तो QA की वैल्यू कितनी है? A मल्टीप्लाइड बाय Q। यानी कि अगर हमें टोटल ऊष्मा मालूम है और हमें यह मालूम है कि बॉडी की अवशोषण क्षमता कितनी है, एब्जॉर्प्शन पावर कितनी है, तो Q और A को मल्टीप्लाई करने पर हमें यह पता चल जाए कि बॉडी ने कितनी हीट अपने पास एब्जॉर्ब करके रख ली। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम आगे काम में लेंगे, आपको तब समझ में आएगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए ये चीज समझ में आई। अब हम एक बात, मैंने इसके ऊपर हीट डाली, ये हीट किस फॉर्म में डाली बेटा? हीट रेडिएशन के फॉर्म में, विकिरण के फॉर्म में। तो क्या मैं इसके तरंग दैर्ध्य बदल सकता हूं? बिल्कुल बदल सकता हूं। मान लीजिए मैंने इस पे λ1 तरंग दैर्ध्य दिया अभी, कितना तरंग दैर्ध्य दिया? λ1। अगर मैं इसको कोई और तरंग दैर्ध्य देता, मान लो मैं λ2 तरंग दैर्ध्य पर, λ2 वेवलेंथ पर इसके पास हीट भेज रहा हूं, तो क्या इसकी एब्जॉर्प्टिव पावर, रिफ्लेक्टिव पावर और ट्रांसमिटिव पावर पे कोई फर्क पड़ता? बिल्कुल सारी बदल जाती। मतलब ये सारी वैल्यू जैसे ही हीट रेडिएशन का तरंग दैर्ध्य बदलता है, बदल जाती हैं। तो अगर हम ये कहें कि हर तरंग दैर्ध्य के लिए, हर वेवलेंथ के लिए एक ही वैल्यू अलग अलग होगी, तो बिल्कुल सही होगा। तो किसी भी एक वेवलेंथ के लिए, जैसे 200 नैनोमीटर वेवलेंथ हो गई, तो हम ये कह सकते हैं A200। ये A200 क्या कहलाएगा? 200 नैनोमीटर के तरंग दैर्ध्य के लिए अवशोषण क्षमता, 200 नैनोमीटर वेवलेंथ के लिए एब्जॉर्प्टिव पावर। इसी तरह से हर वेवलेंथ के लिए अलग अलग होगी, इसकी वैल्यू सबके लिए अलग अलग होगी। तो किसी एक तरंग दैर्ध्य के लिए, किसी एक वेवलेंथ के लिए एब्जॉर्प्टिव पावर की जो वैल्यू है, इसे हम क्या कहते हैं? मोनोक्रोमैटिक एब्जॉर्प्टिव पावर। मोनोक्रोमैटिक मोनो मतलब सिंगल, क्रोम मतलब कलर, ठीक है, एक कलर के लिए एब्जॉर्प्टिव पावर। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? एक वर्णीय अवशोषण क्षमता, ठीक है। मोनोक्रोमैटिक एब्जॉर्प्टिव पावर, एक वर्णीय अवशोषण क्षमता। इसका भी ना तो कोई यूनिट होगी, ना ही कोई विमा होगी, ना ही कोई मात्रक होगा और ना ही कोई डायमेंशन होगी, ठीक है। तो क्योंकि ये भी तो है, तो हीट का ही रेशियो ना, बस ये एक तरंग दैर्ध्य के लिए, हर तरंग दैर्ध्य के लिए A लैम्डा की वैल्यू। तो A और A लैम्डा में अंतर आ, A तो है किसी के लिए भी, A तो एक कॉमन टर्म हो गई, ठीक है, और A लैम्डा किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए हो गया, एक विशिष्ट वेवलेंथ के लिए हो गया। ये समझ में आया पूरा खेल, ठीक है। अब एब्जॉर्प्टिव पावर के बाद एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है, हम उस पर चलते हैं। दूसरी जो इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो आती है एमिसिविटी, या जिसे हम बोलते हैं उत्सर्जकता। ये क्या कहती है? एमिसिविटी का मतलब क्या है, उत्सर्जकता का मतलब क्या है, इसको समझते हैं। अगर मान लो बच्चे कोई बॉडी, अभी तो हमने प्रिवोस्ट की सिर्फ एक ही लाइन को समझा है कि एक लाइन में क्या कहा था, जो हीट एब्जॉर्ब, तो मैंने एब्जॉर्ब कितनी कर रही है हमने पहले वाले सेक्शन में, तो उसको समझा। अब हम प्रिवोस्ट की दूसरी बात को समझते हैं। दूसरी बात में प्रिवोस्ट कह रहा है कि अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर T है, मान लीजिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसमें से कुछ ना कुछ हीट निकलेगी भी। तो बेटा इसमें से जो हीट निकल रही है वो किस किस चीज पे डिपेंड करेगी? इसमें से जो हीट निकल रही है वो डिपेंड करेगी एक तो इस बॉडी के एरिया पे, जैसे इस बोर्ड से ज्यादा हीट निकल रही है, इस मार्कर से कम निकलेगी क्योंकि इसका एरिया कम है बोर्ड के मुकाबले। तो एक तो इसके एरिया पे डिपेंड करेगी, ठीक है। दूसरी जो एक चीज है वो किस पे डिपेंड करेगी? दूसरी वो डिपेंड करेगी टाइम पे।
जैसे जैसे समय निकलता जाएगा, जैसे अपन ने इससे पहले वाला वो 30 डिग्री और 70 डिग्री वाला एग्जांपल समझा था कि बॉडी 70 डिग्री पे, तो उसमें लगातार निकलने वाली हीट की वैल्यू क्या होती जा रही है, जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है लगातार हीट की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है ना। ऐसे भी एग्जांपल है जिसमें टाइम के साथ साथ लगातार वैल्यू बढ़ती जाएगी। अगर आप इसके टेम्परेचर को कांस्टेंट बना के रखते हैं, अगर आप इसके टेम्परेचर को कांस्टेंट बना के रखते हैं तो क्या होगा, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मान लो इसका टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस है और बाहर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। मैं चाहता हूं कि मैं इसके टेम्परेचर को 70 डिग्री सेल्सियस ही बना के रखूं। ध्यान से सुनना। तो अब पहली बात, जब इसमें से हीट निकल रही है और इसमें साथ साथ में हीट को सोख भी रहा है, एब्जॉर्ब भी कर रहा है, तो बेटा जैसे जैसे टाइम निकलेगा, अगर मैं इसमें कोई नेचुरल कंडीशन में इसको छोड़ दिया, इसको इसके हाल पे छोड़ दिया, तो इसमें जैसे जैसे समय निकलेगा इसमें से निकलने वाली हीट कम पड़ती जाएगी और इसके द्वारा एब्जॉर्ब की जाने वाली हीट बढ़ती जाएगी। लेकिन मैंने ये कहा कि मैं चाहता हूं कि इसका टेम्परेचर मैं कांस्टेंट रखूं, तो इसके टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए अगर टेम्परेचर को मैं कांस्टेंट रखना चाहूंगा तो इसमें से निकलने वाली हीट भी टाइम के साथ मुझे बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, वो कैसे बढ़ाएंगे वो बाद की बात है, वो हमारे सेक्शन में नहीं है। हमें सिर्फ ये मानना है कि अगर कोई बॉडी कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, अगर उसका तापमान चेंज नहीं हो रहा, तो क्या होगा, उसमें से निकलने वाली हीट टाइम के साथ बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा उसमें से और हीट निकलेगी, फिर और निकलेगी, फिर और निकलेगी। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? तो हीट दो चीजों पे डिपेंड करेगी। अब तुम कहोगे साहब ये तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, आपने थोड़ी देर पहले ही बताया था, लेकिन मैं यहां पे ये भी तो कह रहा हूं कि इस टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रख रहे हैं। भाई टाइम बदलता जा रहा है, ठीक है, लेकिन इस टेम्परेचर को तो हम कांस्टेंट रख रहे हैं, इसलिए टेम्परेचर की डिपेंडेंस हम नहीं लेके चल रहे। तो ये हीट इन दो चीजों पर डिपेंड करेगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये A और T को मल्टीप्लाई करने के बाद यदि मैं एक कांस्टेंट ले लूं, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए मैं एक कांस्टेंट ले लूं, तो ये फॉर्मूला बन सकता है। ये जो छोटे वाला E है, जो छोटे वाला E जिसे हमने कांस्टेंट के तौर पे लिया है, इसे हम बोलते हैं किसी भी बॉडी की एमिसिविटी या उत्सर्जकता। इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा? Q/A मल्टीप्लाइड बाय T, यानी किसी बॉडी में से कितनी हीट निकल रही है डिवाइडेड बाय उस बॉडी का एरिया डिवाइडेड बाय टाइम, क्या कहलाएगा? उस बॉडी की एमिसिविटी, उत्सर्जकता कहलाएगी। मेरी बात ध्यान से सुनना, इस उत्सर्जकता को रिफ्लेक्शन या परावर्तन के साथ कंफ्यूज मत करना। मैं यहां परावर्तन की बात नहीं कर रहा हूं। परावर्तन तो होता है जब कोई किरण आती है और रिफ्लेक्ट हो जाती है, यहां कोई आ नहीं रहा, यहां तो इसमें से जो हीट निकल रही है हम सिर्फ उस पर बात कर रहे हैं, इसके तापमान के कारण निकल रही है, कोई बाहर से इस पे आके गिर नहीं रहा। तो ये एमिसिविटी को या उत्सर्जकता को परावर्तन के साथ मिक्स मत करना। तो उत्सर्जकता की वैल्यू समझ में आया? उत्सर्जकता का मतलब अगर मैं इसकी डेफिनेशन देना चाहूं तो आप क्या कह सकते हैं? मैं इंग्लिश में पहले इसकी डेफिनेशन बोलूं तो क्या कहेंगे हम? हीट एमिटेड बाय अ बॉडी पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम इज नोन एज एमिसिविटी ऑफ द बॉडी। कोई डाउट यहां तक? ठीक है, अब इसकी यूनिट कितनी होगी? ई की हीट की यूनिट कितनी होगी बच्चे? जूल। एरिया मीटर स्क्वायर और टाइम सेकंड, तो ये इसकी यूनिट होगी। ठीक है, इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी? एमिसिविटी की, उत्सर्जकता की विमा कितनी हो जाएगी? जूल के लिए आप लेंगे mL2T-2, मीटर्स के लिए लेंगे L-2, सेकंड के लिए T-1, और इस पूरे को जब मैं एक साथ लूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा? m, ये L2 L-2 कैंसिल हो गए, T-2 और T-3 जुड़ गए, T-1, तो MT-3। कोई डाउट यहां तक? ये अच्छी तरह से समझ में आ गया आपको? ये कहलाती है उत्सर्जकता, एमिसिविटी। ठीक है, अब बेटा जी क्या हुआ कि इसके अंदर से जो हीट निकल रही है, जो हीट निकल रही है वो तरंगों के माध्यम से निकल रही है, तरंगों की तरीके से निकल रही है, वो वेव की फॉर्म में निकल रही है, वो हीट रेडिएशन की फॉर्म में निकल रही है। तो इन सभी रेडिएशंस के वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य अलग अलग होंगे। मेरी बात समझ में आई? इन सभी के तरंग दैर्ध्य अलग अलग होंगे। किसी का 100 नैनोमीटर होगा, किसी का 200 नैनोमीटर होगा, किसी का 101 नैनोमीटर होगा। तो अगर मैं यही एमिसिविटी किसी एक पर्टिकुलर तरंग दैर्ध्य के लिए लिखता हूं, किसी एक पर्टिकुलर तरंग दैर्ध्य के लिए लिखता हूं, तो ये क्या, एक किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए लिखता हूं, तो ये क्या कहलाएगी बेटा? जैसे वो मोनोक्रोमैटिक एब्जॉर्प्टिव पावर हो गई थी, एक वर्णीय अवशोषण क्षमता हो गई थी, ये मोनोक्रोमैटिक एमिसिविटी हो जाएगी या एक वर्णीय उत्सर्जकता हो जाएगी। कोई डिफरेंस नहीं है इसमें और उसमें, बस वो तो अवशोषण के ऊपर है और ये उत्सर्जन के ऊपर है।
कोई डाउट इस पूरे में? तो हम यहां पे इसे क्या कह सकते हैं, ई लैम्डा। ठीक है, चले आगे। अगला टॉपिक हमारे पास आ जाता है ब्लैक बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट, ब्लैक बॉडी, या हम इसे कह सकते हैं इंग्लिश हिंदी में कृष्णिका। ठीक है, क्या होता है ये ब्लैक बॉडी? ब्लैक बॉडी का मतलब ये नहीं होता कि जो काला है वो ब्लैक बॉडी के अंतर्गत आ गया ना, बिल्कुल नहीं। ब्लैक बॉडी क्या होता है, ध्यान से सुनो। पहले एक बात बताओ कि किसी चीज, कोई चीज ब्लैक क्यों नजर आती है? कोई चीज ब्लैक इसलिए नजर आती है, या कोई भी चीज ब्लैक को छोड़ो, पहले दूसरे कलर की बात करते हैं कि जैसे अपन ऐसा करते हैं, ये मेरी टी शर्ट पे लाल लाल धारियां दिख रही है, क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि ये जो लाल लाल धारियों वाला हिस्सा है ये सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर रहा है। क्या कर रहा है? सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, केवल लाल कलर को वापस फेंक देता है। जो भी लाइट इस पे गिरती है उसमें से सारी वेव्स को एब्जॉर्ब कर देता है, लाल वाली को वापस फेंक देता है, तो वो लाल कलर का नजर आने लग जाता है। तो अब काला कलर की कोई वेवलेंथ होती ही नहीं है। काले का मतलब तो कुछ भी नहीं, इसका मतलब जो चीज काली है आप उसके ऊपर जितनी वेव्स डालोगे वो सारी की सारी वेव को एब्जॉर्ब कर लेगी। तो ब्लैक बॉडी का भी यही होता है हीट के लिए, कि अगर कोई ऐसी बॉडी है जिसके ऊपर रेडिएशन की फॉर्म में, विकिरण के रूप में जितनी हीट गिराई जाए वो सारी की सारी को एब्जॉर्ब कर ले, कुछ भी ना तो रिफ्लेक्ट हो ना ट्रांसमिट हो, कुछ भी ना तो रिफ्लेक्ट हो ना ट्रांसमिट हो। मतलब आपने इसको अगर 100 जूल की हीट दी तो ये ऐसी थी कि ये 100 जूल की हीट पूरी की पूरी इसने अवशोषित कर ली, पूरी की पूरी एब्जॉर्ब कर ली, तब ये कहलाती है ब्लैक बॉडी। ठीक है, यानी बेटा इससे एक चीज तो समझ में आ गई कि ब्लैक बॉडी के लिए ए की वैल्यू कितनी होगी? ए क्या था? एब्जॉर्प्टिव पावर, अवशोषण क्षमता, यानी जितनी हीट आपने बॉडी को एब्जॉर्ब करवाई बटे जितनी हीट आपने उसको भेजी थी। तो ये तो सब, इसको तुमने 100 जूल भेजी और ये 100 जूल की 100 जूल खा गई, तो इसकी एब्जॉर्प्टिव पावर कितनी हो जाएगी? 100 बटे 100, यानी क्यू ए और ये 1। तो एक आइडियल ब्लैक बॉडी होती है ये। आइडियल मतलब आदर्श। तो बेटा आइडियल ब्लैक बॉडी होती ही नहीं है, आदर्श कृष्णिका होती ही नहीं है, लेकिन फिर भी कई ब्लैक बॉडीज होती हैं जो कि आदर्श कृष्णिका जैसे बिहेव करती हैं, जो लगभग जिनकी ये जो वैल्यू है ये एक तो नहीं होती, लेकिन एक से थोड़ी सी कम होती है। जैसे मैं छोटे मोटे कुछ एग्जांपल्स की बात करूं तो जो कॉमन एग्जांपल्स एग्जाम में भी पूछे जाते हैं आपसे कि कौन सा है, एक तो होता है लैंप ब्लैक। लैंप ब्लैक का मतलब क्या हुआ? लैंप ब्लैक तो इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में इसको हम बोलते हैं काजल। क्या बोलते हैं? काजल, कजरा रे वो वाला काजल। ठीक है, तो एक तो काजल, एक होता है बेटा प्लेटिनम ब्लैक। प्लेटिनम ब्लैक को हिंदी में भी प्लेटिनम ब्लैक ही बोलते हैं, प्लेटिनम ब्लैक। प्लेटिनम ब्लैक को हिंदी में बोलते हैं प्लेटिनम की कालिक, एक तरह का पेंट होता है, नैरो ब्लैक वो वाला। ठीक है, तो प्लेटिनम ब्लैक और लैंप ब्लैक काजल। एक होता है काला सोना, ब्लैक गोल्ड जिसको आप बोलते हैं। इन सभी की जो एब्जॉर्प्टिव पावर होती है वो लगभग 98% होती है, यानी कि ए की वैल्यू कितनी होती है? 0.98 होती है। ठीक है, 100% तो नहीं होती लेकिन 0.98 होती है। ठीक है, ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं जो कि आदर्श ब्लैक बॉडी के तौर पे लिए जाते हैं, लेकिन ये भी आदर्श नहीं होते हैं। फिर उसके बाद में जितने भी दूर दराज के सूरज तारे हैं इन सबको भी आदर्श ब्लैक बॉडी या आइडियल ब्लैक बॉडी ही माना जाता है इनका टेम्परेचर निकालने के लिए, लेकिन वो भी परफेक्टली नहीं होते हैं। एक और होता है जो कई बार, एक फेरी नाम का एक साइंटिस्ट था। क्या नाम था? फेरी। इस फेरी ने क्या किया था? इस फेरी ने थोड़ा दिमाग लगाया और इसने एक आदर्श ब्लैक बॉडी बना दी। कैसे बनाई देखो, इसने क्या किया, एक गोला लिया और इस गोले के अंदर बहुत छोटा सा एक छेद छोड़ दिया, एक छोटी सी ओपनिंग छोड़ दी और इसको बाहर से अच्छी तरह से आइसोलेट कर दिया कि इसके अंदर से हीट बाहर ना निकल से, बाहर बिल्कुल इसको बिल्कुल जमा जैसे थर्मस होता है ना उस तरीके से इसको पूरा पैकिंग शैकिंग कर दी इसकी। ठीक है, और फिर इसने क्या किया? बचे खुचे काम के लिए इसने यहां पर ब्लैक पेंट कर दिया, काले कलर का पेंट कर दिया।
कर देते हैं, टन 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 नैरो लैक, ये कर दिया हमने काला पेंट। अब क्या होता है बेटा, इस छोटे से छेद में से हीट अंदर तो आ जाती है, हीट अंदर तो आ जाती है लेकिन बाहर नहीं निकल पाती। क्यों नहीं निकल पाती? मान लो हीट यहां से अंदर ऐसे आई, तो हीट अंदर आएगी तो प्रकाशिकी के सभी नियमों का पालन करेगी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगी, इधर जाएगी तो इधर से रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगी और इधर, और इसी तरीके से इसके अंदर ये पूरी की पूरी हीट क्या करेगी, घूमती रहेगी, बाहर नहीं निकल पाएगी। ठीक है, अब तुम कहोगे साहब आपने तो ये कह दिया कि ठीक है ये लाइट आई अंदर अंदर घूमती रही, लेकिन अगर ये लाइट सीधी आती तो क्या होता? तो उसके लिए भी इसने एक जुगाड़ किया। अगर ये लाइट बिल्कुल सीधी आती तो ये सामने से टकराती और वापस बाहर निकल जाती, तब तो ये ब्लैक बॉडी फेल हो जाती। तो फेरी ने क्या किया, यहां पर एक छोटी सी चेंज कर दी कि यहां से उसने थोड़ी सी इसकी शेप ऐसी कर दी, इस पर एक कोण बना दिया। तो अब क्या होता है कि इस पे से जो भी लाइट आएगी वो टकरा के इधर निकल गई, सीधी जो भी इधर, सीधी एग्जैक्ट कोई यहां टकरा जाए ऐसी मुश्किल ही चांस है। ठीक है, और टकरा भी जाए तो इसका शेप ऐसा होता है कि अंदर, कहने का ये मतलब इसको हम, ये जो तुमने ये कटोरा देखा है, इस कटोरे को हम बोलते हैं फेरी आइडियल ब्लैक बॉडी, फेरी की आदर्श कृष्णिका। तो ये इसने इस तरीके से बनाई थी, इसके अंदर काला पेंट करके। ठीक है, तो ये 3-4 चीजें हैं जो कि आइडियल ब्लैक बॉडी मानी जा सकती हैं, लेकिन ये भी जैसा मैंने बताया परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं होती है। कोई डाउट यहां तक? ठीक है, अब ये ब्लैक बॉडी क्या है बेटा, ये ब्लैक बॉडी अपने आप में एक सब्जेक्ट है। मैं इसको एक छोटे से टॉपिक में पूरा कवर नहीं कर सकता, तुमको इसकी जो पूरी जानकारी है वो नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी जितनी हमारे कोर्स के लिए जरूरी है वो सारी हम यहां पे ले लेंगे। तो ये तो हो गया ब्लैक बॉडी के लिए किसकी वैल्यू बेटा, ए की वैल्यू कितनी होती है बच्चे, ए की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कोई डाउट यहां तक? ठीक है, फिर हम आते हैं ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर, इसकी उत्सर्जकता, रिफ्लेक्शन नहीं उत्सर्जकता, कि मतलब अगर मैं ब्लैक बॉडी को गर्म करूंगा, ध्यान से सुनना, ब्लैक बॉडी को अगर आप गर्म करेंगे तो क्या होगा, तो ब्लैक बॉडी के अंदर से वेव्स निकलेंगी। मान लीजिए मैंने इसको T टेम्परेचर पे पहुंचाया, तो ब्लैक बॉडी में से जो वेव्स निकलेंगी इसकी कुछ ना कुछ उत्सर्जकता होगी। ठीक है, उत्सर्जकता अपन ने अभी अभी देखी थी। तो ब्लैक बॉडी की उत्सर्जकता को कैपिटल E से शो किया जाता है, और ब्लैक बॉडी की मोनोक्रोमैटिक उत्सर्जकता या मोनोक्रोमैटिक एमिसिविटी या एक वर्णीय उत्सर्जकता को कैपिटल E लेम, मतलब बाकी सबको तो छोटे वाले E से शो करते हैं और इसको कैपिटल E से शो करते हैं। कोई डाउट यहां तक? ठीक है, अब बात इसकी, ये हमारे काम क्या आती है कि ब्लैक बॉडी हमने क्यों पढ़ी, इसको हम ध्यान से समझेंगे। तो बेटा किसी नॉर्मल बॉडी की मोनोक्रोमैटिक एमिसिव पावर या किसी ब्लैक बॉडी की मोनोक्रोमैटिक एमिसिव पावर का जब रेशियो लेते हैं, ठीक है, मतलब किसी भी बॉडी की, कोई जो बॉडी ब्लैक नहीं है, आदर्श कृष्णिका नहीं है, उसकी एक वर्णीय उत्सर्जकता और ब्लैक बॉडी की एक वर्णीय उत्सर्जकता का जब अनुपात लेते हैं तो ये क्या कहलाता है, इसे हम ई से दर्शाते हैं, इसको ई से हम शो करते हैं, और इस ई को हम क्या बोलते हैं, इस ई को हम बोलते हैं रिलेटिव मोनोक्रोमैटिक एमिसिविटी, आपेक्षिक एक वर्णीय उत्सर्जकता। ठीक है, इसकी ना तो कोई डायरेक्ट, ना तो कोई यूनिट है और ना ही कोई इसकी विमा होती है। ये वाली बात समझ में आई यहां तक? ठीक है, तो ये ब्लैक बॉडी के बारे में छोटा सा जानकारी थी कि ब्लैक बॉडी के बारे में आपको क्या ध्यान रखना कि ब्लैक बॉडी को जितनी भी ऊष्मा दोगे वो सारी की सारी सोख लेगी, यानी कि ब्लैक बॉडी के लिए बच्चे ए की वैल्यू कितनी होगी, 1। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हमने एक शुरू में इक्वेशन पढ़ी थी कि ए प्लस आर प्लस टी की वैल्यू 1 होनी चाहिए। मतलब ए तो होता है आपका एब्जॉर्प्टिव पावर, आर होता है रिफ्लेक्टिव पावर और टी होता है ट्रांसमिटिव पावर। ए होता है आपकी अवशोषण क्षमता, आर होता है परावर्तन क्षमता और टी होता है पारगमन क्षमता। तो इसके लिए ए की वैल्यू बना दी तो बाकी दोनों कितने हो गए, इसके लिए बाकी दोनों की वैल्यू कितनी रहती है बच्चे, 0। आदर्श के लिए, आइडियल के लिए, एक्चुअल के लिए नहीं। ठीक है, क्योंकि परफेक्ट ब्लैक तो कोई होता ही नहीं है। तो ये ब्लैक बॉडी के बारे में कुछ छोटी मोटी बातें थी। अब हम इस ब्लैक बॉडी के बारे में कुछ अच्छी बातें सीखेंगे, मतलब जो हमारे आगे क्या काम आने वाली है हमारे कोर्स के अंदर। तो आगे चलने से पहले हम ब्लैक बॉडी के बारे में कुछ बातें देखें, उससे पहले एक चीज समझ लेते हैं। ब्लैक बॉडी में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं हम, जिसको हम बोलते हैं किरचॉफ लॉ। किरचॉफ ने अपने लॉ कई जगह दिए हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर्स में भी दिए, इनमें भी दिए। किरचॉफ का नियम क्या कहता है, किरचॉफ के नियम को समझने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल समझाऊंगा बेटा आपको, उसको बहुत ही आराम से समझना, बहुत ही धीरे धीरे से, मैं बहुत आराम से समझाऊंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो एक बॉडी है बेटा मेरे पास, एक
कोई भी नॉर्मल बॉडी है, ब्लैक बॉडी नहीं है, मैंने बच्चे इसके ऊपर हीट डाली, कितनी? Q। कितनी हीट डाली? Q हीट डाली। तो हम सब जानते हैं कि इसमें से ये कुछ हीट को क्या कर लेगी बेटा? एब्जॉर्ब कर लेगी, Q1। ठीक है। और अगर मैं प्रेवोस्ट की थ्योरी की बात मानूं तो ये लगातार अपने अंदर से कुछ हीट निकाल भी रही है, मान लेते हैं Q2। अब बेटा मेरी आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है, ध्यान रखना, ये Q2 उत्सर्जित हीट है, एमिटेड हीट है, रिफ्लेक्टेड नहीं है। कहीं आप सोच रहे हो कि इसमें से Q1 हीट आई, Q1 का कुछ हिस्सा तो इसने एब्जॉर्ब कर लिया, Q का कुछ हिस्सा तो इसने एब्जॉर्ब कर लिया और कुछ हिस्सा इसने वापस रिफ्लेक्ट कर दिया। मैं यहां पे रिफ्लेक्टेड हीट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रीवोस्ट की थ्योरी के हिसाब से बात कर रहा हूं। ये हीट नहीं आती तो भी ये हीट तो निकलती रहती, क्योंकि प्रीवोस्ट तो ये कहता है कि जो 0 केल्विन से ऊपर है वो हीट निकालेगा। तो वापस इस बात को समझना, एक नॉर्मल बॉडी है, ये नॉर्मल बॉडी पे कुछ हीट गिर रही है, उस हीट का ये कुछ भाग क्या कर रही है? अवशोषित यानी एब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है। और तो और ये अपने अंदर से कुछ हीट निकाल रही है। इस हीट का इस हीट से कोई लेना देना नहीं है, ध्यान से समझ लेना। ये उत्सर्जित हीट है जो कि ये उत्सर्जन करेगी, चाहे आप इसको हीट दो चाहे मत दो, ये उत्सर्जन या एमिशन लगातार करेगी। ठीक है। तो बच्चे सबसे पहले जो हीट इसने एब्जॉर्ब कर ली Q1, उसकी वैल्यू कितनी होगी? अगर इसकी एब्जॉर्प्टिव पावर A है, अगर इसकी अवशोषण क्षमता A है, तो ये Q1 की वैल्यू कितनी होगी? A और इंटू Q, क्योंकि A का फॉर्मूला क्या होता है? जितनी हीट इसने सोख ली बटे जितनी हीट आपने दी थी, तो Q1 की वैल्यू कितनी होगी? A इंटू Q। और अगर मान लेते हैं कि ये सारा का सारा खेल एक निश्चित तरंग दैर्ध्य पे चल रहा है, एक निश्चित वेवलेंथ पे चल रहा है, तो A लैम्डा भी कह सकते हैं। तो ये तो हो गई जो हीट इसने एब्जॉर्ब कर ली, जो इसने अवशोषित कर ली। ठीक है। अब हम आ रहे हैं उस हीट पर जो हीट ये निकाल रहा है, जो इसके अंदर से निकल रही है। तो बेटा इसके अंदर से जो हीट निकल रही है वो तो अपन ने अभी अभी देखी थी, उसका फॉर्मूला क्या था? E लैम्डा AT, ऐसा कुछ फॉर्मूला था। E का फॉर्मूला ये था Q अपॉन जितनी हीट निकल रही है डिवाइडेड बाय एरिया अपॉन एरिया इनटू टाइम। ये समझ में आया? ठीक है। तो ये Q1 हो गया और ये Q2 हो गया। ये Q2 कौन सी है? जो हीट इसके अंदर से निकल रही है, रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, निकल रही है, एमिटेड हो रही है। ठीक है। रिफ्लेक्शन और एमिशन अलग अलग है, कोई डाउट यहां तक? अब बेटा मान लो इस बॉडी का टेम्परेचर थोड़ी देर में क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है, इसका तापमान नियत हो जाता है। तो इसका मतलब जितनी हीट ये सोख रहा है और जितनी हीट ये निकाल रहा है वो बराबर हो गई। ठीक है। यानी कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो इसमें से निकलने वाली हीट यानी कि Q1 बराबर हो जाएगी इसमें इसकी एब्जॉर्ब हीट यानी अवशोषित हीट यानी Q1 बराबर हो जाएगी इसमें से निकलने वाली हीट के Q2 के बराबर। ठीक है बेटा। Q1 का फॉर्मूला कितना है? A लैम्डा इंटू Q। कोई डाउट? Q2 का फॉर्मूला कितना है? E लैम्डा इंटू A इंटू T। यहां तक समझ में आया? अब हमने यही एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, या मान लो इसी कमरे में हमने एक ब्लैक बॉडी भी रखी हुई, हमने इसी कमरे में ब्लैक बॉडी भी रखी हुई थी। ठीक है। इसको थोड़ा सा ब्लैक मान लेते हैं, काले कलर की है। ठीक है। ध्यान से सुनना, इस बॉडी की शान शकल सब वही है जैसी उसकी थी, मतलब इसका एरिया भी A है। ठीक है। और इसका मटेरियल बस अलग, हमने इसके ऊपर काला पेंट कर दिया, मटेरियल भी सेम है। ठीक है। अब बेटा मैंने इसके ऊपर भी बराबर हीट गिराई। कितनी हीट गिराई? Q। तो इसने क्या किया? इसने कितनी हीट एब्जॉर्ब कर ली? अब हम जानते हैं बेटा अगर ये आइडियल ब्लैक बॉडी है, अगर ये आदर्श कृष्णिका है, तो ये इस सारी की सारी हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी, क्योंकि इसके लिए तो A की वैल्यू 1 होती है। ठीक है। तो इसने सारी की सारी हीट को क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। अब इसमें से हीट क्या हो रहा है? निकल भी रही है। भाई निकलनी तो निकलेगी, तो हमेशा निकलेगी जब तक आप 0 केल्विन से ऊपर हो। मान लेते हैं इसमें से कितनी हीट निकल रही है? QB। तो बेटा जी इसमें से QB की वैल्यू कितनी होगी? निकलने वाली हीट, उत्सर्जित, उत्सर्जित, रिफ्लेक्टेड नहीं, उत्सर्जित निकलने वाली हीट की वैल्यू कितनी होगी? E लैम्डा। अब क्योंकि ये ब्लैक बॉडी है तो इसके लिए हम कैपिटल E काम में लेते हैं, इसकी उत्सर्जकता एमिसिविटी को दिखाने के लिए। E लैम्डा इसका एरिया मल्टीप्लाइड बाय इसका टाइम, ये QB की टाइम दोनों में सेम है, हमने सेम टाइम बाद दोनों के ऊपर रीडिंग ली है। ठीक है।
कोई डाउट इस पूरे सेक्शन में? अब बेटा अपन एक काम करते हैं कि ये वैल्यू आ गई अपने पास किसकी, क्यू बी की। अब क्योंकि ध्यान से सुनना, क्योंकि इसका टेम्परेचर भी मैं मान रहा हूं कि कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो इस काली बॉडी का, इस कार्ती का जब टेम्परेचर कांस्टेंट कब होगा, इसका टेम्परेचर कांस्टेंट तब होगा जब इसके द्वारा सोखी जाने वाली हीट, एब्जॉर्ब की जाने वाली हीट और एमिट की जाने वाली हीट बराबर होगी। तो ये हीट बराबर होगी, यानी कि आप ये कह सकते हो कि जितनी हीट इसने एब्जॉर्ब करी यानी क्यू, वो बराबर किसके हो गई, क्यू बी। ठीक है, क्यू बी का फॉर्मूला कितना है, ई लैम्डा ए टी। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। वो भी क्यू है और एक क्यू यहां भी आ रहा है। भाई हम एक ही कमरे में दो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बराबर हीट दोनों को दे रहे हैं, इसको भी क्यू दी उसको भी क्यू दी, तो मतलब ये क्यू और ये क्यू सेम है, तो मैं उस क्यू की वैल्यू यहां रख सकता हूं। तो मैं ये कह सकता हूं कि ए लैम्डा के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, क्यू। क्यू का वैल्यू कितना है, ई लैम्डा ए टी इज इक्वल्स टू, यहां कितना है बेटा, ई लैम्डा, छोटे वाला ई लैम्डा ए टी। मतलब इस फॉर्मूले में मैंने कुछ नहीं किया, यहां से आपके क्यू की वैल्यू को उठा के इधर रख दिया, बस इतना ही किया है। तो क्या हो गया, ये फॉर्मूला आ गया, ए से ए कट गया, टी से टी कट गया, तो आपने ये कहा कि ई लैम्डा बटे ए लैम्डा इज इक्वल्स टू कैपिटल ई लैम्डा। ये आ गया आपके पास किरचॉफ का पहला नियम। अब ये डेरिवेशन आपको अच्छी तरह समझ में आ गई। डेरिवेशन इसलिए समझाया मैंने, डेरिवेशन एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन डेरिवेशन के बिना आपको क्या है, फील नहीं आती है कि क्या हो रहा है, क्या है ई लैम्डा और क्या। अब अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, अब इसको याद रखने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो किरचॉफ का पहला नियम क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, किरचॉफ का पहला नियम कहता है अगर कोई बॉडी कांस्टेंट टेम्परेचर पे है तो उस बॉडी की मोनोक्रोमैटिक एमिसिव पावर और उस बॉडी की एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा और वैसी की वैसी ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर के बराबर होगा। हिंदी में बोलूं तो किरचॉफ का पहला नियम यह कहता है कि अगर कोई बॉडी नियत तापमान पर है तो उस बॉडी की एक वर्णीय उत्सर्जकता और एक वर्णीय अवशोषकता का अनुपात कांस्टेंट होगा और आदर्श कृष्णिका की उत्सर्जकता के एक वर्णीय उत्सर्जकता के बराबर होगा। यह किरचॉफ का आपके आ गया पहला नियम। कोई डाउट बच्चे यहां तक समझ में आया? इसका डेरिवेशन के साथ समझा दिया मैंने, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में इसके आगे। फिर अपन आ जाते हैं किरचॉफ के दूसरे नियम पे कि किरचॉफ ने दूसरे नियम में क्या कहा। तो बेटा जी किरचॉफ ने अपने दूसरे नियम में क्या कहा उसको देखेंगे आप। किरचॉफ ने अपने दूसरे नियम में यह कहा कि जो अच्छे अवशोषक होते हैं वो अच्छे उत्सर्जक होते हैं। कैसे? यहां देखो, ई लैम्डा क्या बता रहा है, उत्सर्जन क्षमता, ए लैम्डा क्या बता रहा है, अवशोषण क्षमता। ठीक है, तो दूसरा नियम इसी नियम से निकल के आ गया, भाई इनका अनुपात कांस्टेंट है, यानी कि सीधी सी बात है कि अगर मैं ई लैम्डा की वैल्यू को बढ़ाता हूं तो मुझे ए लैम्डा की वैल्यू अपने आप बढ़ेगी क्योंकि इनका रेशियो तो कांस्टेंट है। तो यानी कि जो अच्छे उत्सर्जक होते हैं, जो अच्छी हीट को एमिट करते हैं, वो अच्छी मात्रा में हीट को एब्जॉर्ब भी करते हैं। ये किरचॉफ का दूसरा नियम है। दूसरे नियम पे अगर अपन कॉमन एग्जांपल्स की बात करें तो देखो मैं आपको बताता हूं जो एग्जाम में आते हैं वो बता रहा हूं। पहला, रेगिस्तान की जो मिट्टी होती है वो रात के समय ठंडी होती है, दिन के समय गर्म होती है। दिन में जितनी गर्म होती है रात को उतनी ठंडी। क्यों? क्योंकि दिन में वो जितनी ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर, रात को उतनी ज्यादा हीट वापस निकाल लेती है। ठीक है, क्योंकि एक अच्छा उत्सर्जक एक अच्छा अवशोषक भी होता है। ठीक है, दूसरी चीज, दूसरा इसका एग्जांपल लाल कांच और हरे कांच का एग्जांपल है कि अगर आप लाल कलर के कांच को गर्म करते हो तो वो हरा दिखाई देता है। क्यों? लाल कलर का कांच, पहले ये बताओ लाल क्यों दिखाई देता है? लाल कलर का कांच लाल इसलिए दिखाई देता है कि जो प्रकाश किरणें उसके ऊपर गिर रही हैं, जो लाइट रेज उसके ऊपर गिर रही हैं, उसमें से उसने सारी किरणों को एब्जॉर्ब कर लिया, उसने सारी रेज को एब्जॉर्ब कर लिया, केवल लाल वाली रेज को वापस फेंक दिया। यानी लाल वाली किरणों को वो अपने पास नहीं रख रहा, उनको एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। लाल रंग के लिए उसकी एब्जॉर्प्शन 0 है। ठीक है, अब हम उसको गर्म करते हैं। जब वो गर्म करोगे तो जब वो लाल किरणों को एब्जॉर्ब भी नहीं कर रहा तो उनको एमिट भी नहीं करेगा। किरचॉफ के इस नियम के हिसाब से, दूसरे नियम के हिसाब से, भाई लाल रंग को जब उसने एब्जॉर्ब भी नहीं किया तो वो एमिट भी नहीं करेगा। ठीक है,
तो एब्जॉर्ब नहीं किया तो एमिट नहीं करेगा, तो लाल रंग तो उसमें से निकलेगा नहीं और बाकी सारे रंग निकलेंगे। तो अगर हम हमारे व्हाइट कलर के अंदर से रेड कलर को हटा देते हैं तो बाकी कलर्स का मिला जुला इफेक्ट हरे कलर का सा होता है, ठीक है। इसीलिए जब हम हरे कांच को गर्म करते हैं तो वो लाल कलर का नजर आता है, क्योंकि वो हरे के अलावा उसको लाल को तो एमिट कर देता है और बाकी को रख लेता है। कोई डाउट बेटा यहां तक? तो ये हो जाता है आपका किरचॉफ का नियम, ठीक है। अब इस किरचॉफ के नियम के बाद में कुछ छोटी मोटी चीजें और बच गई, जैसे एक तो स्टीफन का लॉ बच गया, एक विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ बच गया, एक न्यूटन कूलिंग लॉ बच गया, और थोड़ा बहुत कन्वेक्शन के बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो ये सारी चीजें हम हमारे अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वरना आप कहेंगे साहब इतने दिन बाद आए और आते ही आपने तो बचीट कर दिया एक इतना बड़ा लेक्चर, क्योंकि इसी को पचाने में भी आपको टाइम लगेगा। वीडियो को बार बार पॉज करना, हर जो चीज मैंने बताई है उसे बारीकी से समझना। कोई चीज नहीं समझ में आती तो आप वापस कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। चलिए बेटा, इसके बाद मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलता हूं, और इस बार मेरी नेक्स्ट क्लास में देरी नहीं होगी। हम लोग उम्मीद करता हूं कि कल के लेक्चर में ही वापस मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।